द हंगर गेम्स, मुसन्निफा सुज़ैन कॉलिंस। हिस्सा अव्वल, खराज। बाब अव्वल। जब मेरी आंख खुलती है तो बिस्तर का दूसरा पहलू सर्द पड़ा होता है। मेरी उंगलियां आगे बढ़ती हैं प्रिम की हरारत की तलाश में, मगर हाथ को सिर्फ गद्दे के खुरदरे कैनविस का लम्स मिलता है। जरूर उसे डरावने ख्वाब आए होंगे और वो अम्मी के पास जाकर लेट गई होगी। हाँ, आज ही तो चुनाव का दिन है। मैं एक कोहनी के सहारे खुद को उठाती हूँ। कमरे में इतनी रोशनी है कि उन्हें साफ देख सकूं। मेरी नन्ही बहन प्रिम करवट लिए सिमटी हुई है, अम्मी के वजूद में पनाह लिए, दोनों के गाल एक दूसरे से लगे हुए। नींद में अम्मी कुछ कम उम्र दिखाई देती हैं, अभी भी थकी मांदी, मगर इतनी शिकस्ता नहीं जितनी बेदारी में लगती हैं। प्रिम का चेहरा बारिश की पहली बूंद की तरह शफ्फाफ और ताज़ा है, बिल्कुल उस दसंती फूल की मानिंद जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया। अम्मी भी कभी बेहद हसीन हुआ करती थीं, कम से कम लोग तो यही कहते हैं। प्रिम के घुटनों के पास बैठा, जैसे निगहबानी पर मामूर हो, दुनिया का बदसूरत तरीन बिल्ला मौजूद है। धंसी हुई नाक, एक कान का आधा हिस्सा गायब, आंखें सड़ी हुई कद्दू जैसी रंगत लिए हुए। प्रिम ने उसका नाम बटर कप रखा, ये इसरार करते हुए कि उसकी कीचड़ आलूद जर्द खाल रोशन फूल से मुशाबा है। वो मुझसे नफरत करता है, या कम से कम मुझ पर एतबार नहीं करता। बरसों गुजर चुके हैं, मगर मेरा ख्याल है उसे अब भी याद है कि जब प्रिम उसे घर लाई थी तो मैंने उसे बाल्टी में डुबोकर मार डालने की कोशिश की थी। दुबला पतला बिल्ला, पेट कीड़ों से फूला हुआ, जिस्म पस्सुओं से भरा। मुझे एक और मुंह पालने की कोई जरूरत न थी, मगर प्रिम ने इस कदर मिन्नत समाजत की, रोई भी, कि मुझे उसे रहने देना पड़ा। वक्त के साथ सब कुछ संभल गया। अम्मी ने कीड़े मकोड़े दूर कर दिए और वो पैदाइशी चूहा मार साबित हुआ। कभी कभार चूहा भी पकड़ लेता है। बाज औकात जब मैं शिकार साफ करती हूँ तो बटरकप को उसके अंदरूनी आज़ा खिला देती हूँ। उसने मुझ पर फुंकारना छोड़ दिया है। अंदरूनी आज़ा और फुंकार नहीं, मोहब्बत के हम जितना करीब आ सकते हैं, बस इतना ही। मैं बिस्तर से पांव नीचे रखती हूँ और अपने शिकारी जूते पहन लेती हूँ। नरम चमड़ा जो मेरे पैरों की साख्त के मुताबिक ढल चुका है। पतलून और कमीज जेबे तन करती हूँ, अपनी लंबी स्याह चोटी को टोपी में समेटती हूँ और खुराक जमा करने वाला थैला उठा लेती हूँ। मेज पर एक लकड़ी के प्याले के नीचे, ताकि भूखे चूहों और बिल्लियों दोनों से महफूज रहे, तुलसी के पत्तों में लिपटा हुआ बकरी के पनीर का एक नन्हा मगर मुकम्मल टुकड़ा रखा है। ये रेपिंग के दिन प्रिम की जानिब से मेरा तोहफा है। मैं बाहर निकलते हुए इसे एहतियात से जेब में रख लेती हूँ। डिस्ट्रिक्ट 12 का हमारा इलाका, जिसे सीम कहा जाता है, इस वक्त अमूमन सुबह की शिफ्ट पर जाने वाले कोयला कानकुनों से भरा होता है। झुके हुए कंधे, सूजी हुई गठियां, बहुत से वो लोग जिन्होंने अपने टूटे हुए नाखूनों से कोयले की स्याही रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश कब की तर्क कर दी। धंसी हुई सूरतों पर गहरी लकीरें। मगर आज स्याह राख से अटी गलियां सुन्नाटे में डूबी हैं। छोटे मटियाले घरों के शटर बंद हैं। चुनाव तो 2 बजे हैं, सोए रहो अगर नींद आ सके। हमारा घर सीम के तकरीबन आखिरी सिरे पर वाक़या है। चंद दरवाजों से गुजरकर ही मैं उस बेतरतीब मैदान तक पहुंच जाती हूं जिसे मेडो कहा जाता है। मेडो और जंगल के दरमियान, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट 12 के गिर्द ऊंची चेनदार बाड़ खड़ी है, जिसके ऊपर खारदार तार के हल्के लगे हैं। असूलन इसे दिन रात बिजली से मुंसलिक होना चाहिए, ताकि जंगल में रहने वाले शिकारी, आवारा कुत्तों के गोल, तन्हा कूगर, रीछ, जो कभी हमारी गलियों के लिए खतरा थे। लेकिन चूंकि हमें शाम के वक्त भी मुश्किल से 2-3 घंटे बिजली नसीब होती है, इसलिए अमूमन इसे छूना महफूज होता है। इसके बावजूद मैं हमेशा एक लम्हा ठहर कर उस भिनभिनाहट को गौर से सुनती हूँ जो बाढ़ में करंट की अलामत है। इस वक्त वो पत्थर की तरह खामोश है। झाड़ियों के एक गुच्छे की ओट में मैं पेट के बल लेटकर उस 2 फुट के हिस्से के नीचे से सरक जाती हूँ जो बरसों से ढीला पड़ा है। बाढ़ में और भी कमजोर मकामात है, लेकिन चूंकि ये घर के करीब है, इसलिए मैं तकरीबन हमेशा इसी रास्ते से जंगल में दाखिल होती हूँ। जूं ही मैं दरख्तों के झुरमुट में दाखिल होती हूँ, एक खोखले तने से कमान और तीरों का तरकश निकाल लेती हूँ। बाढ़ में बिजली हो या ना हो, इसने डिस्ट्रिक्ट 12 को आदमखोर दरिंदों से महफूज रखने में अपना किरदार बखूबी निभाया है। मगर जंगल के अंदर वो आजादाना घूमते हैं और यहाँ मजीद खतरात भी होते हैं। जहरीले सांप, पागल जानवर और ऐसे बेराह मकामात जहाँ चलने को कोई बाकायदा रास्ता नहीं।
ताहम अगर तलाश का सलीका आता हो तो यही रिस्क भी मयस्सर आ जाता है। मेरे वालिद को ये हुनर खूब आता था और उन्होंने मेरे कान के एक हौलनाक धमाके में रेजा रेजा होने से पहले मुझे इसकी कुछ समझ सुखा दी थी। दफनाने को कुछ भी न बचा था। उस वक्त मेरी उम्र 11 बरस थी। 5 बरस गुजर जाने के बाद भी मैं अक्सर नींद से चीख कर जागती हूँ कि वो दौड़कर बच निकले। अगरचे जंगल में दाखिल होना कानूनन जुर्म है और शिकार पर सख्त तरीन सजाएं मुकर्रर हैं, फिर भी अगर लोगों के पास हथियार होते तो बहुत से जान की बाजी लगा देते, मगर महज एक चाकू के सहारे निकल पड़ने का हौसला अक्सर में नहीं होता। मेरी कमान एक नादिर शय है, मेरे वालिद की दस्तकारी, और इस जैसी चंद और कमानें भी हैं जिन्हें मैंने जंगल में निहायत एहतियात से पानी से महफूज गिलाफों में लपेटकर छुपा रखा है। मेरे वालिद इन्हें बेचकर अच्छा खासा जर कमा सकते थे, मगर अगर हुक्काम को खबर हो जाती तो उन्हें बगावत पर उकसाने के जुर्म में सरेआम फांसी दे दी जाती। अमन दस्ते के बेशतर अहलकार हम चंद शिकारियों की जानिब से चश्मपोशी इख्तियार किए रखते हैं, क्योंकि वो भी ताज़ा गोश्त के इतने ही भूखे हैं जितने और सब। हकीकत तो ये है कि वो हमारे बेहतरीन गाहकों में शुमार होते हैं, मगर ये तसव्वुर कि कोई सेम को मुसल्ला कर रहा हो हरगिज बर्दाश्त न किया जाता। खिज़ां के मौसम में चंद दलेर लोग सेब तोड़ने के लिए चुपके से जंगल में दाखिल होते हैं, मगर हमेशा मेडो की निगाह में, हमेशा इस कदर करीब कि किसी आफताब की सूरत में डिस्ट्रिक्ट 12 की महफूज हुदूद में वापस दौड़ सकें। डिस्ट्रिक्ट 12, जहां आदमी महफूज रहते हुए भी भूख से मर सकता है। मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाती हूँ, फिर फौरन कंधे के पीछे नजर डालती हूँ। यहाँ भी इस वीराने के बीच ये अंदेशा लगा रहता है कि कहीं कोई सुन न ले। कम सिनी में मैं अपनी माँ को सख्त खौफजदा कर दिया करती थी डिस्ट्रिक्ट 12 के बारे में और हमारे मुल्क पेनम पर हुक्मरानी करने वालों के मुतल्लिक, जो दूर दराज शहर कैपिटल में बैठे हैं। जो कुछ भी बेसाख्ता जबान पर आ जाता कह देती थी। रफ्ता रफ्ता मुझे समझ आ गई कि ये रविश हमें महज मजीद मुसीबतों में ही मुब्तला करेगी। चुनांचे मैंने जबान को काबू में रखना सीख लिया और अपने चेहरे पर बेनियाजी का ऐसा नकाब ओढ़ लिया कि कोई मेरे ख्यालात न पढ़ सके। मदरसे में खामोशी से अपना काम करती हूँ, आवामी मंडी में महज रस्मी और शाइस्ता गुफ्तगू तक खुद को महदूद रखती हूँ। होब में, जो वो खुफिया बाजार है जहाँ से मेरी ज्यादातर आमदनी होती है, बातचीत भी ज्यादातर लेन देन तक ही रहती है। हत्ता के घर में भी, जहाँ मेरा लहजा कुछ कम खुशगवार होता है, मैं नाजुक मौजूआत से गुलेज करती हूँ, जैसे चुनाव, खुराक की किल्लत या हंगर गेम्स। प्रेम कहीं मेरी अल्फाज दोहराने लगती तो फिर हमारा क्या बनता। जंगल में एक ही शख्स मेरा मुंतजिर होता है जिसके सामने मैं खुद बन सकती हूँ, गेल। जैसे ही मैं पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हमारी जगह की तरफ बढ़ती हूँ, एक चट्टानी किनारा जो एक वादी पर नजर रखता है, मेरे चेहरे के अजलात ढीले पड़ जाते हैं और कदमों की रफ्तार तेज हो जाती है। बैरियों की घनी झाड़ियां इसे नापसंदीदा निगाहों से महफूज रखती हैं। उसे वहां मुंतजिर देखकर लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। गेल कहता है कि मैं जंगल के सिवा कहीं मुस्कुराती ही नहीं। अरे कैटनिप, गेल कहता है। मेरा असल नाम कैटनिस है, लेकिन जब मैंने पहली बार उसे बताया तो मैंने बमुश्किल सरगोशी की थी। उसे समझा मैंने कैटनिप कहा है। फिर जब एक पागल सा लिंक्स जंगल में मेरे पीछे पीछे घूमने लगा खैरात की उम्मीद में, तो यही नाम मेरे लिए उसका मुस्तकिल लक़ब बन गया। आखिरकार मुझे उस लिंक्स को मारना पड़ा क्योंकि वो शिकार को भगा देता था। मुझे उस पर कुछ अफसोस भी हुआ क्योंकि वो बुरी संगत न था, मगर उसकी खाल के बदले मुझे मुनासिब दाम मिल गए। देखो मैंने क्या शिकार किया है। गेल एक रोटी उठाकर दिखाता है जिसमें एक तीर गड़ा हुआ है और मैं हंस पड़ती हूँ। ये असली बेकरी की रोटी है, वो चिपटी और भारी सी रोटियां नहीं जो हम अपने अनाज के राशन से बनाते हैं। मैं इसे दोनों हाथों में थामती हूँ, तीर निकालती हूँ और ऊपर की खस्ता परत में बने सुराख को नाक के करीब ले जाकर उस खुशबू को सांसों में भरती हूँ जो मुंह में पानी भर देती है। ऐसी आला रोटी खास मौकों के लिए ही होती है। अभी तक गर्म है, मैं कहती हूँ। इसे हासिल करने के लिए वो जरूर पो फटते ही बेकरी पहुंचा होगा। इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? बस एक गिलहरी। लगता है आज सुबह बूढ़े के दिल में नरमी आ गई थी, गेल कहता है। मुझे तो किस्मत की दुआ भी दे दी। हाँ, आज हम सब कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब महसूस कर रहे हैं, है ना? मैं कहती हूँ, आंखें घुमाने की जहमत नहीं करती। प्रेम ने हमारे लिए चीज छोड़ा है, मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ। ये लज्जत देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। शुक्रिया प्रेम, आज तो वाकई ज़ियाफत होगी। फिर यकायक वो कैपिटल के लहजे में चला जाता है। एफी ट्रिंकेट की नकल उतारते हुए वो हद दर्जे जोशीली औरत जो साल में एक बार आकर कुरानदाजी में नाम पुकारती है। अरे मैं तो भूल ही गया था, हैप्पी हंगर गेम्स। वो आसपास की झाड़ियों से चंद स्याह बेरियां तोड़ता है और किस्मत, वो एक बेरी ऊंचे कौस में मेरी तरफ उछालता है। मैं इसे मुंह में पकड़ती हूँ और दांतों से इसकी नाजुक खाल चीर देती हूँ।
मीठा और खट्टा जायका यकायक ज़बान पर फैल जाता है। हमेशा तुम्हारे हक में हूँ, मैं भी उसी जोश से जुमला मुकम्मल करती हूँ। हम इस पर हंसी मजाक इसलिए करते हैं कि इसके सिवा दूसरा रास्ता ये है कि आदमी खौफ से पागल हो जाए। फिर कैपिटल का बनावटी लहजा वैसे ही ऐसा है कि इसमें तकरीबन हर बात मुज़हिका खेज लगती है। मैं देखती हूँ कि गेल अपनी छुरी निकालता है और रोटी के कत्ले करता है। वो मेरा भाई हो सकता था, सीधे स्याह बाल, जैतूनी रंगत, हत्ता कि हमारी आंखों का रंग भी एक सा सुरमई है। मगर हम रिश्तेदार नहीं, कम अज कम करीबी तो नहीं। कानों में काम करने वाले अक्सर खानदान इसी तरह एक दूसरे से मुशाबे दिखाई देते हैं। इसीलिए मेरी माँ और प्रेम अपने हल्के बालों और नीली आंखों के साथ हमेशा यहाँ अजनबी सी लगती हैं, और वो हैं भी। मेरी माँ के वालिदैन उस मुख्तसर मगर खुशहाल ताजिर तबके से ताल्लुक रखते थे जो अहलकारों, अमने दस्ते और कभी कभार सीम के गाहकों की खिदमत करता था। उनका डिस्ट्रिक्ट 12 के बेहतर हिस्से में एक दवाखाना था। चूंकि तकरीबन कोई भी डॉक्टर की फीस अदा नहीं कर सकता, इसीलिए यही दवाखाने हमारे मुआलिज होते हैं। मेरे वालिद मेरी माँ को इसलिए जानने लगे कि वो शिकार के दौरान कभी कभी जड़ी बूटियां इकट्ठी करके उनके दवाखाने में फरोख्त कर दिया करते थे ताकि उनसे दवाएं तैयार की जा सके। यकीनन माँ ने उनसे बेहद मोहब्बत की होगी जो वो अपना घर छोड़कर सीम आ गई। मैं ये बात याद रखने की कोशिश करती हूँ जब मेरे सामने सिर्फ वो औरत आ जाती है जो खाली निगाहों के साथ बैठी रही जबकि उसके बच्चे हड्डियों का ढांचा बनते चले गए। मैं अपने वालिद की खातिर उसे माफ करने की कोशिश करती हूँ, मगर सच कहूँ तो मैं माफ करने वाली तबीयत नहीं रखती। गेल नरम बकरी के पनीर से रोटी के कतले चपड़े करता है और हर एक पर एहतियात से तुलसी का एक पत्ता रखता है, जबकि मैं झाड़ियों से बेरियां तोड़ती जाती हूँ। फिर हम चट्टानों के एक ताक में जा बैठते हैं। यहाँ से हम निगाहों से ओझल रहते हैं, मगर वादी का मंजर साफ दिखाई देता है जो गर्मियों की जिंदगी से भरी हुई है। समेटने को सब्जियां, खोदने को जड़ें और धूप में चमकती हुई मछलियां। दिन निहायत हसीन है, नीला आसमान और हल्की सी हवा। खाना लाजवाब है, पनीर गरम रोटी में घुल रहा है और बेरियां मुंह में फटकर जायका बिखेर रही हैं। सब कुछ कामिल होता अगर ये वाकई छुट्टी का दिन होता। अगर इस दिन की आज़ादी का मतलब सिर्फ ये होता कि मैं और गेल पहाड़ों में घूमते फिरें और आज की रात के खाने का बंदोबस्त करें, मगर इसके बजाय हमें 2 बजे चौक में खड़ा होना है नाम पुकारे जाने के इंतजार में। हम कर सकते हैं जानती हो, गेल धीरे से कहता है। क्या? मैं पूछती हूँ। ये इलाका छोड़ देना, भाग जाना, जंगल में रहना, तुम और मैं, हम गुजारा कर सकते हैं, गेल कहता है। मुझे समझ नहीं आता क्या जवाब दूं। ये ख्याल ही कुछ ज्यादा ही बेहुदा है। अगर इतने सारे बच्चे न होते, वो फौरन इजाफा करता है। यकीनन वो हमारे बच्चे नहीं, मगर गोया हैं गेल के 2 छोटे भाई और एक बहन प्रिम, और हमारी माएँ भी गोया इसी फहरिस्त में आ जाती हैं, क्योंकि हमारे बगैर वो कैसे जी सकती हैं। उन मुंह मांगे पेटों को कौन भरे जो हमेशा मजीद का तकाजा करते हैं। हम दोनों रोजाना शिकार करते हैं, फिर भी बाज रातें ऐसी आती हैं जब शिकार को चर्बी या जूतों के तस्मे या ऊन के बदले देना पड़ता है, और बाज रातें हम खाली पेट की गड़गड़ाहट के साथ सोने पर मजबूर होते हैं। मैं कभी बच्चे नहीं चाहती, मैं कहती हूँ। मैं चाहूंगा अगर मैं यहाँ ना रहता होता, गेल कहता है। मगर तुम यहाँ ही रहते हो, मैं झुंझला कर कहती हूँ। रहने दो, वो तेजी से जवाब देता है। ये गुफ्तगू सरासर बेमहल महसूस होती है। जाना? मैं प्रेम को कैसे छोड़ सकती हूँ? वो वाहिद हस्ती जिससे मोहब्बत का यकीन मुझे इस दुनिया में है, और गेल तो अपने खानदान पर जान निछावर करता है। हम जा ही नहीं सकते, तो फिर इस पर बात करने का फायदा क्या? और अगर हम वाकई चले भी जाएं, अगर वाकई, तो बच्चों की बात आखिर कहाँ से आ गई? गेल और मेरे दरमियान कभी कोई रोमानवी ताल्लुक नहीं रहा। जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो मैं 12 बरस की दुबली पतली लड़की थी, और अगरचे वो मुझसे महज 2 बरस का बड़ा था, मगर तब भी एक मर्द की तरह दिखाई देता था। हमें दोस्त बनने में भी खासा वक्त लगा, हर सौदे पर तकरार छोड़कर एक दूसरे का हाथ बटाने तक। फिर अगर गेल बच्चों का ख्वाहा है तो उसे बीवी ढूंढने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। वो खुशशक्ल है, कानों की मशक्कत संभालने की सकत रखता है और शिकार करना भी जानता है। स्कूल में जब वो गुजरता है तो लड़कियों की सरगोशियों से साफ झलकता है कि वो उसे चाहती हैं। ये बात मुझे हसद में तो मुब्तला करती है, मगर उस वजह से जिसका लोग गुमान करते हैं। अच्छे शिकारी साथी आसानी से नहीं मिलते। तुम क्या करना चाहते हो? मैं पूछती हूँ। हम शिकार कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, या जंगल से कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। चलो, झील पर मछली पकड़ेंगे, कांटे वहीं छोड़ देंगे और जंगल से चीजें समेट लेंगे। आज रात के लिए कुछ अच्छा मिल जाएगा, वो कहता है। आज रात? चुनाव के बाद सबको खुशी मनानी चाहिए, और बहुत से लोग मनाते भी हैं, इस इत्मीनान में कि उनके बच्चे एक और बरस बच गए। मगर कम से कम 2 घराने ऐसे होंगे जो अपने शटर गिरा लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे और ये सोचते रहेंगे कि आने वाले तकलीफदा हफ्तों में कैसे जिया जाए।
हमारी किस्मत अच्छी रहती है। शिकारी दरिंदे हमें नजरअंदाज कर देते हैं ऐसे दिन में जब आसान और लजीज शिकार बकसरत मैसर हो। दोपहर से पहले ही हमारे पास दर्जन भर मछलियाँ, सब्जियों से भरा एक थैला और सबसे बढ़कर 1 गैलन स्ट्रॉबेरियां होती हैं। ये किता मैंने कुछ बरस पहले ढूंढा था, मगर जानवरों को दूर रखने के लिए जालीदार बाड़ लगाने का ख्याल गेल का था। वापसी पर हम होप का चक्कर लगाते हैं, वो गैर कानूनी बाजार जो एक मतरूक गोदाम में कायम है, जहां कभी कोयला जखीरा किया जाता था। जब कानों से कोयला सीधा रेलगाड़ियों तक पहुंचाने का ज्यादा मौसर निजाम राइज हुआ तो होब ने रफ्ता रफ्ता उस जगह पर कब्जा जमा लिया। चुनाव के दिन इस वक्त तक ज्यादातर कारोबार बंद हो चुके होते हैं, मगर सिया बाजार में खासी गहमा गहमी रहती है। हम बासानी 6 मछलियां अच्छी रोटी के बदले दे देते हैं और बाकी 2 नमक के एवज। ग्रीसी सी, वो हड्डियों की सी बूढ़ी औरत जो एक बड़े देगचे में गरम सूप बेचती है, हमारी सब्जियों का आधा हिस्सा 2 पैराफीन के टुकड़ों के बदले ले लेती है। कहीं और शायद कुछ बेहतर सौदा हो जाता, मगर हम ग्रीसी सी से खुशगवार ताल्लुक कायम रखने की कोशिश करते हैं। वो वाहिद शख्स है जो मुस्तकिल तौर पर जंगली कुत्ते का गोश्त खरीदने पर आमादा रहती है। हम उन्हें जानबूझकर शिकार नहीं करते, मगर अगर हमला हो जाए और एक आध कुत्ता मारना पड़ जाए तो गोश्त होता है। जब एक बार सूप में पड़ जाए तो मैं उसे बीफ ही कह दूंगी, ग्रीसी सी आंख मारकर कहती है। सीम में कोई भी अच्छे मोटे जंगली कुत्ते की रान से नाक नहीं सिकोड़ेगा, मगर होब में आने वाले अमन दस्ते वाले नखरे दिखा सकते हैं। बाजार का काम निपटाकर हम मेयर के घर के पिछले दरवाजे पर जाते हैं ताकि आधी स्ट्रॉबेरियां बेच सकें। हम जानते हैं कि उसे इनसे खास रगबत है और वो हमारी कीमत अदा कर सकता है। दरवाजा मेयर की बेटी मैडिज खोलती है। वो स्कूल में मेरे ही दर्जे में है। मेयर की बेटी होने के नाते उससे नखवत की तवक्को की जा सकती है, मगर वो ठीक है, बस खुद में रहती है, मेरी तरह। चूंकि हम दोनों के पास कोई बाकायदा दोस्तों का हल्का नहीं, इसलिए स्कूल में अक्सर साथ ही दिखाई दे जाते हैं। दोपहर का खाना, इज्तमात में साथ बैठना, खेलों में जोड़ी बन जाना। हम कम ही बात करते हैं, जो हम दोनों को खूब रास आता है। आज उसकी फीकी सी स्कूली पोशाक की जगह महंगा सफेद लिबास है और उसके सुनहरे बालों में गुलाबी फीता बंधा है, चुनाव के कपड़े। खूबसूरत लिबास है, गेल कहता है। मैडिज उस पर एक नजर डालती है, ये परखने के लिए कि आया ये सच्चा तारीफनामा है या महज तंज। लिबास वाकई खूबसूरत है, मगर आम हालात में वो इसे कभी ना पहनती। वो होंठ भींचती है, फिर मुस्कुरा देती है। भला अगर मुझे कैपिटल जाना पड़े तो अच्छा दिखाई देना तो चाहिए ना। अब गेल की बारी है कि उलझन में पड़ जाए। क्या वो वाकई ये कह रही है या महज उससे दिल लगी कर रही है? मेरा अंदाजा है दूसरा ही। तुम कैपिटल नहीं जाओगी गेल, गेल ठंडे लहजे में कहता है। उसकी नजर उस छोटे गोल पिन पर जा ठहरती है जो उसके लिबास को मुजय्यन किए हुए है। खालिस सोना, निहायत नफीस कारीगरी, इतनी कीमत की एक घराना महीनों की रोटी पाले। तुम्हारे नाम के अंदराज कितने होंगे? 5। जब मैं महज 12 बरस का था तो मेरे 6 अंदराज हो चुके थे। ये उसका कसूर नहीं, मैं कहती हूँ। नहीं, ये किसी का कसूर नहीं, बस यही तरीका है, गेल कहता है। मैडिज का चेहरा बंद सा हो जाता है। वो बेरियों के पैसे मेरी हथेली पर रखती है। नेक तमन्नाएं कैटनिस, तुम्हें भी, मैं कहती हूँ, और दरवाजा बंद हो जाता है। हम खामोशी से सीम की तरफ चल पड़ते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि गेल ने मैडिज पर तंज किया, मगर वो ठीक ही कहता है। कुरानदाजी का निजाम नाइंसाफी है और उसका सबसे भारी बोझ गरीबों ही पर पड़ता है। जिस दिन आप 12 बरस के होते हैं, उसी दिन कुरानदाजी के अहल ठहरते हैं। उस बरस आपका नाम 1 बार दर्ज होता है, 13 की उम्र में 2 बार, और यूं हर बरस बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि 18 बरस की उम्र, अहलियत का आखिरी साल, जब आपका नाम 7 बार फहरिस्त में शामिल किया जाता है। ये उसूल पेनम के 12 इजला के हर शहरी पर यकसा लागू होता है, मगर असल पेचीदगी यहाँ से शुरू होती है। फर्ज करें आप भी हमारी तरह गरीब और फाकाज़दा हों, तब आप तीसरा के एवज अपना नाम मजीद बार शामिल करवा सकते हैं। हर तीसरा एक फर्द के लिए साल भर की मामूली मिकदार में अनाज और तेल की जमानत देती है। ये सहूलत आप अपने खानदान के हर फर्द के लिए भी ले सकते हैं। इसलिए 12 बरस की उम्र में मेरा नाम 4 बार दर्ज हुआ, 1 बार लाजिम होने के बायस और 3 बार अनाज और तेल की तीसरा के लिए, अपने लिए, प्रिम के लिए और अपनी माँ के लिए। दर हकीकत हर साल मुझे यही करना पड़ा और ये अंदराज जमा होते चले जाते हैं। अब 16 बरस की उम्र में मेरा नाम कुरानदाजी में 20 बार शामिल होगा। गेल, जो 18 बरस का है और 7 बरस से या तो खानदान की मदद कर रहा है या अकेला ही 5 अफराद का पेट पाल रहा है, उसका नाम 42 बार शामिल होगा। इसीलिए मैडिज जैसी किसी के वजूद से उसका दिल जल उठता है। सीम में रहने वालों के मुकाबले में उसका नाम निकल आने का इम्कान निहायत कम है, नामुमकिन नहीं मगर बहुत कम।
और अगरचे ये कवानीन कैपिटल ने बनाए हैं, ना इजला ने ना मैडिज के खानदान ने, फिर भी उन लोगों से दिल में रंजिश ना रख पाना मुश्किल होता है। गेल जानता है कि मैडिज पर उसका गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है। दूसरे दिनों में जंगल की गहराई में उसने मुझे ये कहते सुना है कि टीसिरा दरअसल हमारे इस्लाम में मजीद अजियत फैलाने का एक और हथकंडा है, ऐसा जरिया जो सीम के भूखे मजदूरों और उन लोगों के बीच नफरत बोदे जो अमूमन रात के खाने की तवक्को कर सकते हैं। हमारी आपसी तकसीम कैपिटल के मफाद में है। वो कहता अगर सुनने वाले कान मेरे सिवा कोई ना होते, अगर आज कुरानदाजी का दिन ना होता और सोने के पिन वाली बेटीसरा लड़की ने वो बात ना कही होती जिसे वो यकीनन बेजरर समझ रही थी। चलते हुए मैं गेल के चेहरे पर नजर डालती हूँ। पत्थर जैसी सख्ती के नीचे अभी तक गुस्सा दहक रहा है। उसके ये जोश मुझे बेफायदा लगते हैं, अगरचे मैं कभी ये बात कहती नहीं। ऐसा नहीं कि मैं उससे मुत्तफिक नहीं, मैं हूँ, मगर जंगल के बीच कैपिटल के खिलाफ चीखने चिल्लाने से क्या हासिल। ना कुछ बदलता है, ना इंसाफ कायम होता है, ना पेट भरता है, उल्टा आसपास का शिकार भाग जाता है। फिर भी मैं उसे बोलने देती हूँ। बेहतर है कि वो जंगल में गुस्सा निकाले, जिले में नहीं। गेल और मैं अपनी कमाई बांट लेते हैं। हर एक के हिस्से में 2 मछलियाँ, उम्दा रोटी के चंद कतले, सब्जियाँ, 1 क्वार्ट स्ट्रॉबेरियाँ, नमक, पैराफिन और कुछ रकम आती है। चौक में मिलेंगे, मैं कहती हूँ। कुछ अच्छा पहनना, वो बेतासुर लहजे में कहता है। घर पहुंचकर देखती हूँ कि मेरी माँ और बहन तैयार हैं। माँ ने अपने दवाखाने के दिनों का एक नफीस लिबास पहन रखा है। प्रिम मेरी पहली कुरानंदाजी का जोड़ा पहने हैं, स्कर्ट और झालरदार ब्लाउज। इस पर कुछ बड़ा है, मगर माँ ने पिनों से उसे ठीक बिठा दिया है। फिर भी ब्लाउज पीछे से बार बार बाहर आ जाता है। मेरे लिए नीम गर्म पानी से भरा टब रखा है। मैं जंगल की मिट्टी और पसीना खूब रगड़कर साफ करती हूँ, हत्ता के बाल भी धो लेती हूँ। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब माँ मेरे लिए अपने ही माजी का एक हसीन लिबास निकाल रखती है, हल्का नीला, हम रंग जूतों के साथ। क्या तुम्हें यकीन है, मैं पूछती हूँ। मैं अब उससे मदद की पेशकश रद्द करने की आदत छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक वक्त था जब गुस्से में मैं उससे कुछ भी लेने को तैयार न थी। और ये तो खास बात है, उसके माजी के कपड़े उसके लिए बेहद कीमती हैं। बिल्कुल, आओ तुम्हारे बाल भी बांध देते हैं, वो कहती है। मैं उसे तौलिए से सुखाने देती हूँ और वो मेरे सर पर चोटी जमा देती है। दीवार के साथ टेक लगाए टूटे आईने में मैं खुद को पहचान ही नहीं पाती। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, प्रिम धीमी आवाज में कहती है। और बिल्कुल अपनी सी नहीं, मैं कहती हूँ। मैं उसे गले लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाले चंद घंटे उसके लिए निहायत कठिन होंगे। उसकी पहली कुरानंदाजी, अगरचे वो जितनी महफूज हो सकती है क्योंकि उसका नाम सिर्फ एक बार दर्ज हुआ है। मैंने उसे कोई तसीरा लेने न दी, मगर वो मेरी फिक्र में मुब्तला है कि कहीं वो नाकाबिले तसव्वुर बात न हो जाए। मैं हर मुमकिन तरीके से प्रिम की हिफाजत करती हूँ, मगर कुरानंदाजी के आगे बेबस हूँ। जब भी वो तकलीफ में होती है, मेरे दिल में जो अजियत उठती है वो उभरती हुई मेरे चेहरे तक आ पहुंचने को होती है। मैं देखती हूँ कि उसका ब्लाउज फिर पीछे से निकल आया है और खुद को पुरसकून रखने पर मजबूर करती हूँ। अपनी दुम अंदर करो नन्ही बतख, मैं कहती हूँ और ब्लाउज दुरुस्त कर देती हूँ। प्रिम हंस पड़ती है और हल्की सी क्वॉक निकालती है। तुम ही क्वॉक करो, मैं हंसते हुए कहती हूँ। वो हंसी जो सिर्फ प्रिम मुझसे खींच सकती है। चलो कुछ खा लें, मैं कहती हूँ और उसके सर पर जल्दी से एक बोसा रख देती हूँ। मछली और सब्जियां पहले ही यखनी में पक रही हैं, मगर वो रात के खाने के लिए हैं। हम तय करते हैं कि स्ट्रॉबेरियां और बेकरी की रोटी शाम के खाने के लिए बचाकर रखें, ताकि उसे खास बनाया जा सके। कम से कम हम यही कहते हैं। इसके बदले हम प्रिम की बकरी लेडी का दूध पीते हैं और टेसीरा च अनाज से बनी खुरदुरी रोटी खाते हैं। अगरचे सच ये है कि किसी की भी खास भूख नहीं। 1 बजे हम चौक की तरफ रवाना होते हैं। हाजिरी लाजमी है, सिवाय इसके कि कोई मौत के दहाने पर हो। आज शाम अहलकार घरों पर आकर तस्दीक करेंगे कि वाकई ये उज्र दुरुस्त है या नहीं। अगर न हुआ तो कैद यकीनी है। वाकई अफसोस की बात है कि कुर्राअंदाजी चौक में ही होती है। ये डिस्ट्रिक्ट 12 की उन चंद जगहों में से एक है जो खुशगवार हो सकती है। चौक के गिर्द दुकानें हैं और आवामी बाजार के दिनों में, खास तौर पर अगर मौसम अच्छा हो, यहाँ किसी त्यौहार का सा समा है। मगर आज इमारतों पर आवेजा रोशन झंडियों के बावजूद फिजा में एक खौफनाक संजीदगी तारी है। छतों पर गिद्धों की तरह मंडलाते कैमरामैन इस तासुर को और गहरा कर देते हैं। लोग खामोशी से आते हैं और अपनी हाजिरी दर्ज करवाते हैं।
कुरानंदाजी की तकरीब दारुल हुकूमत के लिए आबादी पर नजर रखने का भी एक बेहतरीन मौका है। 12 से 18 बरस के लड़के लड़कियों को उम्रों के हिसाब से रस्सियों में घेरे गए हिस्सों में खड़ा किया जाता है। बड़े आगे और प्रिम जैसे कम उम्र बच्चे पीछे। खानदान वाले किनारों पर कतार बांधे एक दूसरे के हाथ मजबूती से थामे होते हैं। मगर कुछ और लोग भी हैं जिन्हें किसी अजीज के चुने जाने का खतरा नहीं, या जो अब किसी से मोहब्बत ही नहीं करते। वो हुजूम में सिरकते फिरते हैं और इन 2 बच्चों पर शर्तें लगाते हैं जिनके नाम निकलेंगे, उनकी उम्रों पर, इस बात पर कि वो सीम के होंगे या ताजरों के तबके से, यहाँ तक कि इस बात पर भी कि वो टूटकर रोएंगे या नहीं। बहुत से लोग इन सट्टेबाजों से लेन देन से गुरेज करते हैं, लेकिन निहायत एहतियात के साथ। यही लोग अक्सर मुखबिर भी होते हैं, और भला किसने कभी कानून नहीं तोड़ा। मैं रोजाना शिकार करने के जुर्म में गोली का निशाना बन सकती हूँ, मगर इक्तदार वालों की भूख मुझे तहफ़्फ़ुज़ देती है। हर कोई ये दावा नहीं कर सकता। बहरहाल गेल और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर इंतखाब भूख से मरने और सर में गोली खाने के दरमियान हो तो गोली कहीं ज्यादा जल्दी काम तमाम कर देती है। ज्यों-ज्यों लोग आते हैं जगह तंग और फिजा घुटन होती जाती है। चौक काफी वसी है, मगर डिस्ट्रिक्ट 12 की तकरीबन 8000 की आबादी के लिए नाकाफी। देर से आने वालों को साथ वाली गलियों में भेज दिया जाता है, जहां वो रियासत की बराह रास्त नशरियात स्क्रीनों पर देखते हैं। मैं खुद को 16 साल के सीन के लड़के लड़कियों के झुंड में देखती हूँ। हम एक दूसरे को मुख्तसर सा सर हिलाकर सलाम करते हैं और फिर अपनी तवज्जो आर्जी स्टेज की तरफ मरकूज कर लेते हैं, जो जस्टिस बिल्डिंग के सामने कायम है। इस पर 3 कुर्सियां, एक खुतबागाह और 2 बड़े शीशे के गोले रखे हैं, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। मैं लड़कियों वाले गोले में पड़ी पर्चियों को घूरती हूँ। उनमें से 20 पर्चियों पर निहायत साफ खत से कैटनिस अर्वडीन का नाम मुज़य्यन है। 3 में से 2 कुर्सियां भर जाती हैं। मेज के पिता मेयर अंडरसी, जो एक लंबे गंजे आदमी हैं, और एफी ट्रिंकेट, डिस्ट्रिक्ट 12 की निगरान, जो दारुल हुकूमत से अपनी खौफनाक सफेद मुस्कुराहट, गुलाबी बालों और बहार जैसे सब्ज लिबास के साथ आई है। वो आपस में सरगोशी करते हैं और फिर खाली कुर्सी को तशवीश से देखते हैं। जो ही कस्बे की घड़ी 2 बजाती है, मेयर खुतबागाह पर आता है और पढ़ना शुरू करता है। वही कहानी हर साल की तरह। वो पैनम की तारीख बयान करता है, वो मुल्क जो कभी शुमाली अमेरिका कहलावाने वाली जगह की राख से उभरा। वो आफताएं गिनवाता है, कहत, तूफान, आग, बढ़ते समंदर जिन्होंने जमीन के बड़े हिस्से निगल लिए, और बाकी रहे मसाइल पर लड़ी गई हौलनाक जंगे। नतीजा था पैनम, एक चमकता हुआ दारुल हुकूमत जिसके गिर्द 13 अजला थे, जो अपने शहरियों को अमन और खुशहाली देते थे। फिर सियाह दिन आए, दारुल हुकूमत के खिलाफ अजला की बगावत। 12 शिकस्त खा गए, 13वां मिटा दिया गया। तयानत का मुआयदा हमें नए कानून देता है ताकि अमन कायम रहे, और इन सियाह दिनों की सालाना याद दहानी के तौर पर हमें हंगर गेम्स अता किए गए। हंगर गेम्स के रसूल सादा हैं। बगावत की सजा के तौर पर 12 अजला में से हर एक को एक लड़की और एक लड़का, जिन्हें खिराज कहा जाता है, भेजना होता है। ये 24 खिराज एक वसी खुले मैदान में कैद होते हैं, जो जलते हुए सहरा से लेकर मुंजमद बेराने तक कुछ भी हो सकता है। चंद हफ्तों के दौरान मुकाबला करने वालों को मौत तक लड़ना होता है। जो आखिरी जिंदा रहता है वही मुतहबा होता है। हमारे अजला के बच्चों को हमसे छीनकर हमें देखते हुए एक दूसरे को मारने पर मजबूर करना, ये दारुल हुकूमत का तरीका है हमें याद दिलाने का कि हम मुकम्मल तौर पर उनके रहमो करम पर हैं, कि किसी और बगावत में हमारी बचने की कोई उम्मीद नहीं। वो जो शब्द इस्तेमाल करे, असल पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। देखो, हम तुम्हारे बच्चों को ले जाते हैं, उन्हें कुर्बान करते हैं, और तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने उंगली भी उठाई तो हम तुम सबको मिटा देंगे, जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट 13 के साथ किया। इस जिल्लत को मजीद बढ़ाने के लिए दारुल हुकूमत हमसे मुतालबा करता है कि हम हंगर गेम्स को एक त्यौहार, एक खेल समझें, जिसमें हर जिला दूसरे के मुकाबिल खड़ा हो। आखिरी जिंदा बचने वाला खराज घर वापस आसाइश भरी जिंदगी पाता है, और उसके जिले पर इनामात की बारिश होती है, ज्यादातर खुराक की सूरत में। पूरा साल दारुल हुकूमत फातेह जिले को अनाज, तेल, हत्ता कि चीनी जैसी नायाब नेमतें भेजता रहता है, जबकि हम बाकी भूख से लड़ते रहते हैं। ये तौबा का भी वक्त है और शुक्रगुजारी का भी, मेयर भारी आवाज में कहता है। फिर वो जिला 12 के साबिक फातिहीन की फहरिस्त पढ़ता है। 74 बरसों में हमारे हिस्से में सिर्फ 2 आए हैं, उनमें से भी सिर्फ एक जिंदा है।
हिमीच एबरनेथी, एक मोटा अधेड़ उम्र शख्स जो उस लम्हे कुछ बेरब्त चीखता हुआ स्टेज पर लड़खड़ाता है और तीसरी कुर्सी पर गिर पड़ता है। वो सख्त नशे में है। हुजूम रस्मी तालियां बजाता है, मगर वो उलझन में एफी ट्रिंकेट को गले लगाने की कोशिश करता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से टाल पाती है। मेयर सख्त परेशान नजर आता है। चूंकि ये सब बराहे रास्त नश्र हो रहा है, इस वक्त जिला 12 पूरे पैनम में मजाक बन चुका है और वो ये बात खूब जानता है। वो जल्दी से तवज्जो वापस कुर्रा अंदाजी पर लाने के लिए एफी ट्रिंकेट का तारुफ करवाता है। हमेशा की तरह चमकती दमकती एफी ट्रिंकेट खुतबा गाह पर आती है और अपने मखसूस अंदाज में कहती है, हंगर गेम्स मुबारक हों और किस्मत हमेशा आपके साथ रहे। इसके गुलाबी बाल गालिबन विग हैं, क्योंकि हिमीच से टक्कर के बाद इसकी लटें जरा एक तरफ हो गई हैं। वो इस एजाज पर कुछ बोलती है कि यहाँ आना कैसा फख्र की बात है। हालांकि सब जानते हैं कि वो किसी बेहतर जिले में भेजे जाने को तरस रही हैं, ना कि ऐसे शराबी जो पूरी कौम के सामने आपसे बदतमीजी करें। हुजूम में मेरी नजर गेल पर पड़ती है, जो मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखता है। जितनी कुर्रा अंदाजियां मैंने देखी हैं, ये कम अज कम कुछ हद तक तफरीही तो है, मगर फिर मुझे गेल के उन 42 नामों का ख्याल आता है जो उस बड़े शीशे के गोले में है, और ये कि उसके हक में इम्कानात कितने कम है, कम अज कम बहुत से लड़कों के मुकाबले में। शायद वो भी मेरे बारे में यही सोच रहा है, क्योंकि उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो नजरें फेर लेता है। मगर अभी हजारों पर्चियां बाकी हैं। काश मैं उसे सरगोशी में कह सकती। कुर्रा अंदाजी का वक्त आ पहुंचा। एफी ट्रिंकेट हमेशा की तरह कहती है, खवातीन पहले। वो लड़कियों के नामों वाले शीशे के गोले की तरफ बढ़ती है, हाथ अंदर डालकर पर्ची निकालती है। हुजूम की सांसें यकदम रुक जाती हैं। ऐसी खामोशी छा जाती है कि सुई गिरने की आवाज सुनी जा सके। मेरा दिल मतली से भरा हुआ है और मैं दिल ही दिल में यही दोहरा रही हूँ, ना हूँ मैं, ना हूँ मैं, ना हूँ मैं। एफी ट्रिंकेट फुतबागाह की तरफ लौटती है, पर्ची सीधी करती है और साफ आवाज में नाम पढ़ती है। और वो मैं नहीं होती, वो है प्राइम रोज एवरडीन।